तो आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलसी प्रकाश लाड को जान से मारने की धमकी दी गई है और फोन पर उनको किसी ने यह धमकी दी है। प्रकाश लाड बीजेपी के एमएलसी हैं और प्रकाश लाड ने जॉइंट सीपी क्राइम को उसकी शिकायत कर दी है। महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलसी प्रकाश लाड को जान से मारने की धमकी दी गई है। बात करते हैं संवाददाता जयप्रकाश सिंह से। जयप्रकाश, आपके पास इसके बारे में और क्या जानकारी है? देखिए, प्रसाद लाड जो है बहुत ही करीबी हैं देवेंद्र फडणवीस के, और ये जो पूरी रणनीति बनाई गई थी एकनाथ शिंदे को शिवसेना जो उनके एकनाथ शिंदे और उनके जो समर्थक विधायक हैं उनको शिवसेना से अलग करने की, उसमें प्रसाद लाड की बहुत अहम भूमिका है, ऐसा अंदर बीजेपी के सूत्रों से पता चला। तो प्रसाद लाड जो है वो मुंबई के नेता हैं और इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है और पुलिस इस मामले की जाँच करेगी। अमित जी, अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो अभी धमकी दी गई है इसके बारे में कोई उन्होंने डिटेल दिया है कि कहाँ का फोन नंबर था, क्या था, सारी डिटेल कुछ मिला है? बिल्कुल, देखिए अमित, कल किशोरी पेडनेकर जो मुंबई के मेयर रह चुके हैं उन्हें भी जान से मारने की धमकी आई थी। उनको एक लेटर आया था जिसकी शिकायत उन्होंने दादर के लोकल पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। आज प्रसाद लाड को भी एक धमकी आई है। एक जो माहौल बना है पूरे महाराष्ट्र में, अगर हम देखें, शिवसेना के 39 विधायक बागी हो गए। उसके बाद शिवसेना को सरकार से बाहर हटना पड़ा। उद्धव ठाकरे जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जेपी, इन धमकियों को तो हल्के में लिया नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, बहुत गर्म है माहौल, और सियासी जो यहां पर उठापटक हुई है उसमें दो गुट बन चुके हैं। ऐसे में अब पुलिस को देखना होगा किस तरह से वो इस पूरे मामले की तहकीकात करें और जो धमकियां आ रही हैं, चाहे वो किशोर पेडनेकर के लिए हो या फिर प्रसाद लाड को दी गई हो, उस पर नजर रखें। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर भी हम आपको बता दें। संजय राउत ने एक ट्वीट किया है, करीब 1-2 मिनट पहले ट्वीट किया है। क्या ट्वीट एक बार देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो संजय राउत ने ट्वीट क्या किया, इसमें आप देख रहे हैं जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, वो है शिवसेना लिखा हुआ है और साथ में यहां पर ये बाघ का यानी टाइगर का एक चेहरा है और सिर्फ ये जो लोगो है शिवसेना का, ये ट्वीट किया गया है, जिसका जो संकेत जो हम समझ सकते हैं कुल मिलाकर एक ही है और वो ये है कि क्या वो दावा ठोक रहे हैं कि ये जो चिन्ह है ये इनका है। पवन, जो ट्वीट आया है इस वक्त हम कह सकते हैं 1-2 मिनट पहले ही संजय राउत का, जिसमें शिवसेना का नाम और उसका लोगो है, तो कुल मिलाकर दावा पेश किया जा रहा है कि ये लोगो हमारा है। पवन, आपको आवाज मिल रही है? लगता है पवन तक आवाज नहीं जा रही। पवन, आपको आवाज मिल रही है? संजय राउत ने एक ट्वीट किया 1 मिनट पहले जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लोगो है। लगता है थोड़ी समस्या आ रही है। पवन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है लेकिन आपकी मुस्कुराहट तो हम समझ ही गए कि उसका मतलब क्या है। राजीव, आपके पास आते हैं। राजीव, एक संजय राउत ने ट्वीट किया है जिसमें लोगो रखा हुआ है, जिसमें शिवसेना लिखा हुआ है और धनुष। अच्छा, पवन से संपर्क हो गया तो पवन के पास लौटते हैं। पवन, मुस्कुराते हुए बता दीजिए इसका मतलब जो हम समझ रहे हैं वही है। देखिए, अब जो ट्वीट किया जा रहा है उसका शायद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है। कल जो संबोधन आपने सुना होगा उसमें उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, इस तरह की जब वो बातें करते हुए नजर आए, हताश थे और उनकी बातों में ये था कि उनका संघर्ष अभी लंबा है और वो संघर्ष कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं के साथ मिलकर अभी लंबा चलेगा। तो अब संजय राउत, जिन पर विरोधी गुट अक्सर ये कहता रहा है कि पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है और उनके ही बयानों की वजह से ये स्थिति में पार्टी पहुंची है, जो उन पर आरोप तो यहां तक लगे कि वो शरद पवार के इशारे पर चलते हैं, उनके कंधे पर रखकर बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है, ये शिंदे ग्रुप की तरफ से कहा गया। तो अब ट्वीट के मायने ना मायने कोई मायने नहीं रखते। अब आज की स्थिति में संजय राउत मायने नहीं रखते। नहीं, बिल्कुल मायने नहीं रखते, लेकिन अब देखना होगा कि जो चिन्ह हम देख रहे हैं शिवसेना और जो तीर और धनुष आखिरकार किसके खेमे को मिलता है। वैसे पवन, यहां पर तो हलचल तेज नजर आ रही है आपके पीछे, क्योंकि मीटिंग भी होने वाली है जो गुट है शिंदे गुट का, तो क्या उसका एजेंडा रह सकता है, क्या कुछ निकल कर आ रही है खबरें? जी अमित, एक बार मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। ये ताज कन्वेंशन सेंटर गोवा का है।
यहां पर मीडिया का हुजूम है और यहां जो भी वाहन अंदर जा रहे हैं प्रॉपर चेकिंग के बाद जा रहे हैं, मीडिया की एंट्री अंदर नहीं है। जो एजेंडा आज का हमें पता चला है वो ये है कि आज शिंदे ग्रुप यहां एक बैठक करने वाला है और गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज में हिस्सा लेने के लिए शिंदे ग्रुप की तरफ से शिंदे खुद महाराष्ट्र जा सकते हैं। इसके अलावा एक विधायकों की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सरकार का एजेंडा क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, वो सब बातें पहले ही तय हो चुकी हैं, साइंड एंड सील्ड। यानी अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। देखना होगा कि जो मुंबई में सागर बंगले पर बैठक होने वाली है उसमें कब ये रेजोल्यूशन पास करके सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है और उसी के बाद सारी गतिविधियां शुरू होंगी। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि दिन के पहले हिस्से में एकनाथ शिंदे मुंबई रवाना होंगे, लेकिन अब हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि दोपहर 2 बजे के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई जा सकते हैं। अच्छा, तो 2 बजे मुंबई जा सकते हैं। तो एक बार मुंबई के एयरपोर्ट पर राजीव मौजूद है। राजीव, आपके पास कोई जानकारी मिल पा रही है कि जैसा पवन ने बताया कि 2 बजे अगर निकलते हैं तो मुझे लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लिखना चाहिए और 3 बजे तक आ जाने चाहिए। और वहां पर जो सिक्योरिटी उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि धमकी दी गई थी कि संजय राउत ने बताया था कि जो उतरेंगे कोई भी विधायक, बागी विधायक अगर एयरपोर्ट पर उतरेगा तो उसको वहां पर स्वागत के लिए शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो वो कोर्ट्स में है कि स्वागत होगा। जी देखिए, जब संजय राउत ने धमकी दी थी तब स्थितियां अलग थी और आज की स्थिति अलग है, क्योंकि मुख्यमंत्री अब उद्धव ठाकरे नहीं है। जाहिर बात है कि तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। लेकिन इतना जरूर है कि शिवसैनिक सड़क पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, तो एकनाथ शिंदे जब मुंबई पहुंचेंगे अपने तमाम बागी विधायकों के साथ तब देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से पुख्ता तैयारी की गई है। 10 SRPF की कंपनियों को तैनात किया गया है। लगभग 950 जो है इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, इसके अलावा 20 DCP, 45 ACP स्तर के अधिकारी, साथ में 3500 जो पुलिस कर्मचारी हैं, जवान हैं, उनको भी तैनात किया गया है मुंबई की सड़कों पर। तो वहां पर तैयारी सारी है। तो एक बार जल्दी से जेपी के पास चलते हैं। जेपी, एक बात बताइए कि सरकार को लेकर कब तक अनाउंसमेंट हो सकता है, क्या तैयारी की गई है सागर बंगले पर? देखिए अमित, मैं आपको बताऊं कि सागर बंगला कल तक जो था वो आज नहीं है। कल यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रहा करते थे, आज जो भावी मुख्यमंत्री यहां पर रहते हैं। यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो चाक चौबंद सुरक्षा है उसके बीच रणनीति और बैठकों का दौर भी अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि सागर बंगला मलबार हिल पर है, बहुत ही सक्रिय गलियां हैं, जिगजैग रोड है, बरसात भी बहुत हो रही है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो फूल वगैरह लेकर यहां पर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें सागर बंगले के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आज विधान भवन पर एक शक्ति परीक्षण होना था, लेकिन राज्यपाल ने एक लेटर जारी कर दिया कि अब ये शक्ति परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन आज राजभवन पर नजरें टिकी होंगी, सागर बंगले पर नजरें टिकी होंगी, नरीमन पॉइंट के बीजेपी दफ्तर पर नजरें होंगी और शिवसेना भवन जो प्रभादेवी दादर में है अब नजरें जहां भी टिकी होंगी। लेकिन कम से कम अब तो टिकी होंगी पश्चिमी ओर, क्योंकि पश्चिमी छोर पर, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है। पवन के साथ हम नजर रखेंगे गोवा पर और साथ ही राजीव और जेपी के साथ नजर रखेंगे मुंबई पर, क्योंकि हलचल बहुत तेज है और पल पल का अपडेट लगातार इंडिया टीवी आपको पहुंचा रहा है। क्योंकि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।